हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फार्माकोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9, जहां हम पढ़ेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। ठीक है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जहां हम डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, रिएक्शंस, कितने टाइप से बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो देखो, नाम से समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। बायो मीन्स लिविंग और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदल जाना। कोई चीज हमारे सिस्टम, हमारे लिविंग थिंग के अंदर जब बदल जाती है तो उसे हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी चीज बदल जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी में, जिसके मतलब हम यहाँ पे ड्रग की बात करेंगे। तो ड्रग क्यों बदल जाता है, क्या जरूरत है ड्रग को बदलने के लिए? हमने जैसा खाया वैसा ही रहता। तो आओ समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, ड्रग का जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, इज डिफाइंड एज द केमिकल कन्वर्जन। केमिकली चेंज हो जाए ना किसी और चीज में, ऑफ वन फॉर्म टू अनदर, एक से दूसरे रूप में चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर वाइज बदल जाएगा। उसका स्ट्रक्चर पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो जाएगा। हमारी बॉडी उसका स्ट्रक्चर को बदल देती है। क्यों बदल देती है, अभी पढ़ेंगे उसको। द टर्म इज यूज्ड सिनोनिमसली विद मेटाबॉलिज्म। अब ये जो काम हो रहा है ऑटोमेटिक, जो एक स्ट्रक्चर दूसरे में बदल रहा है, यानी कि एक चीज दूसरे में बदल रही है क्या? रिएक्शन है ना। और रिएक्शन को हम लोग किसके अंदर काउंट करते हैं? मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो इसको हम लोग कई बार मेटाबॉलिज्म से भी बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? द केमिकल चेंजेस आर यूजुअली अफेक्टेड एंजाइमेटिकली। जो भी केमिकल चेंज आएगा वहां पर एंजाइम अपना रोल प्ले करता है, एंजाइम बदलता है इसको। कोई भी केमिकल कन्वर्जन होगा वहां एंजाइम काम करेगा इन द बॉडी, एंड दस द डेफिनेशन एक्सक्लूड्स केमिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब जितनी रिएक्शन एंजाइम्स के द्वारा कन्वर्ट की जा रही है वही काउंट की जाएंगी। जो केमिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ ड्रग है, यानी कि ड्रग बॉडी में जाती है, हमारी बॉडी में पीएच है, पेट के अंदर हमारा क्या एसिडिक पीएच है, उसकी वजह से अगर ड्रग चेंज होता है तो वो इसमें चेंज काउंट नहीं किया जाएगा। उसको हम लोग कहेंगे कि ड्रग हमारा अनस्टेबल है। एंजाइम जब चेंज करेगा प्रोसेस के तहत तो कहलाएगा बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर कट, इसको समझ लेना अच्छे से। तो साफ साफ कह रहे हैं एक्सक्लूड कर देता है, निकाल देता है केमिकल इनस्टेबिलिटी। अगर केमिकल अनस्टेबल है ऑफ ए ड्रग विद इन द बॉडी, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ पेनिसिलिन टू पेनिसिलोइक एसिड बाय द बैक्टीरियल पेनिसिलिनेज एंड ममेलियन एंजाइम इज मेटाबॉलिज्म। यानी कि वो साफ साफ कह रहा है, जब एक पेनिसिलिन पेंसिलोइक एसिड में बदलता है बैक्टीरिया के पेंसिलिनेज एंजाइम के द्वारा या ममेलियन के एंजाइम के द्वारा, यानी कि इंसान के एंजाइम के द्वारा, तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। बट डिग्रेडेशन बाय द स्टमक एसिड, अगर वही चीज, यही पेंसिलिन पेट के एसिड के द्वारा टूट जाए, एसिड के द्वारा, तो क्या बनता है? पेंसिलिनिक एसिड बनता है, जो कि केमिकल इनस्टेबिलिटी शो करता है कि वो हमारे पेट के पीएच में स्टेबल नहीं है। तो केमिकल अनस्टेबिलिटी इज डिफरेंट थिंग एंड केमिकल कन्वर्जन इज डिफरेंट थिंग। दोनों में नो डाउट, दोनों में कन्वर्जन हुआ, लेकिन एक में एंजाइम का इस्तेमाल हुआ और एक जो एनवायरमेंटल फैक्टर थे उसकी वजह से चेंज हो गया। क्लियर है? आगे आते हैं। नीड फॉर ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या जरूरत है ड्रग के बायो ट्रांसफॉर्मेशन की? आखिरकार क्यों करना है ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बॉडी को? तो समझते हैं। ऑल केमिकल सब्सटेंस दैट आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स मतलब पता है ना, फैट, कार्बोहाइड्रेट, है ना, जो हमारी बॉडी को ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी के लिए जो सब्सटेंस न्यूट्रिएंट नहीं है एंड एंटर द बॉडी थ्रू, और वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाए, खाने से चला जाए या सूंघने से चला जाए या एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के थ्रू, ठीक है, आर कॉल्ड ज़ीनोबायोटिक। कोई भी चीज न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो हमारी बॉडी में जाती है वो ज़ीनोबायोटिक कहलाती है। ग्रीक में ज़ीनोस मतलब फॉरेन, हमारी बॉडी उसको नहीं चाहती है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, फाइबर चाहिए, ज़ीनोबायोटिक्स नहीं चाहिए। ज़ीनोबायोटिक्स मतलब कोई भी चीज जो बॉडी के काम की नहीं है, यानी कि न्यूट्रिएंट नहीं है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? ज़ीनोबायोटिक कहलाते हैं। या उनको ही हम लोग एक्सोजीनस, एक्सो मतलब बाहरी, जो बाहर बने, एक्सोजीनस कंपाउंड्स हमारी बॉडी से मैच नहीं खाते, तो जीनोबायोटिक क्लियर हुआ। जीनोबायोटिक क्या होते हैं, ये टर्म बड़ा पूछा जाता है। जीनोबायोटिक्स क्या है, ठीक है ना, वो सारे सब्सटेंस
जो हमारी बॉडी से क्या है, बाहर से अंदर आते हैं, ठीक है, और क्या है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो कह रहा है सब्सटेंस फॉरेन जीनोबायोटिक टू बॉडी इंक्लूड। अब कौन कौन से सब्सटेंस को हम जीनोबायोटिक कह सकते हैं? ड्रग्स, जो ड्रग्स हम ले रहे हैं वो भी जीनोबायोटिक है। प्रोसेस्ड फूड, जो फूड पैकेट में बंद होकर आ रहा है। फूड एडिटिव, हम लोग फूड में फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट डाल देते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जो हम स्किन पे लगाते हैं अंदर जाता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट, जो हम ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, या सूंघने से कोई और चीज चली गई है, या एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड है जो हमारी बॉडी में चला जाता है, ये सब क्या है, जीनोबायोटिक्स हैं। फाइटोएलेक्सिन्स, डाइटरी प्लांट टॉक्सिन, जो हम लोग कोई चीज खाते हैं और वो बॉडी में जाकर के टॉक्सिन बन जाए। प्लांट की कोई चीज खाई हमने, बॉडी में जाके क्या बन गई, टॉक्सिन बन गई, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइटोएलेक्सिन्स कहते हैं। तो जीनोबायोटिक टर्म अच्छे से क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जो चीज न्यूट्रिएंट नहीं है उसको बॉडी से बाहर फेंकना है हमारी बॉडी को। क्यों? वो सिस्टम ही ऐसा बना रखा हमारी बॉडी ने, काम की चीज अंदर रखेगा, बाकी चीजें बाहर कर देता है। तो कह रहा है बायो ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये सब चीजें क्या है, बॉडी के लिए टॉक्सिक है, जहरीली हो गई। जो चीज न्यूट्रिएंट नहीं है वो बॉडी के लिए क्या, नुकसानदायक है ना। तो उसको डिटॉक्सिफाई करना है, टॉक्सिसिटी को हटाना है, एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजेस्टेड टॉक्सिन, और बॉडी को बचाना है किससे, जो टॉक्सिन हमने इंजेस्ट कर लिया है, अंदर ले लिया है। ड्रग्स आर आल्सो जीनोबायोटिक्स, ये बता चुके हैं, विच एंटर द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ देयर लाइपोफिलिसिटी। ये अब हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ड्रग हमारे सेल्स में एंटर करते हैं। तो ड्रग भी किसके अंदर काउंट होते हैं, जीनोबायोटिक के अंदर काउंट होते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ड्रग्स भी क्या है, जीनोबायोटिक के अंदर काउंट होते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है नोट करने वाली, ओनली वाटर सोल्यूबल एजेंट, मार्क करेंगे इसे, केवल जो वाटर सोल्यूबल एजेंट है अंडरगो रीनल एक्सक्रीशन, वही केवल हमारे यूरिन से, वाटर सोल्यूबल एजेंट जो जीनोबायोटिक्स होते हैं वही केवल यूरिन से बाहर हो जाते हैं। यानी कि वाटर सोल्यूबल टॉक्सिक चीजें यूरिन से क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। मेजर रूट फॉर एग्जिट ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, यही एक सबसे बड़ा रूट है जो ड्रग को बॉडी से बाहर करता है। वेयर एज लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस लिपिड सोल्यूबल है, आर पैसिवली रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल। ये वापस से जब अगर जो क्या कहते हैं बॉडी से निकल भी रहे होते हैं तो वापस से किडनी में जाकर ना रीएब्सॉर्ब हो जाता है, फिर से वापस ब्लड में आ जाएंगे ये, ठीक है। तो दिक्कत है कौन से, लिपिड सोल्यूबल। और हमारे ड्रग्स क्या होते हैं, ज्यादातर सारे ड्रग्स कैसे होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं। ड्रग्स कैसे होते हैं हमारे, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। ड्रग्स कैसे हैं, लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस है। तो ये क्या हो जाएंगे, किडनी से वापस रीअब्सॉर्ब होते रहेंगे। जब ये किडनी से वापस रीअब्सॉर्ब होते रहेंगे तो बच्चों एक चीज मेरे को ये बताओ, जब ये बार बार किडनी में रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे तो क्या ये बॉडी से बाहर निकल पाएंगे, तो क्या ये बॉडी से बाहर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो रीनल किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है ना, हैप में पढ़ेंगे हम लोग इसको, इनटू द ब्लड आफ्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो फिल्टर करने वाला पार्ट होता है उसको किडनी में, उसको हिस्से को कहते हैं ग्लोमेरुलर। ड्रग्स आर, अब कह रहा है ड्रग्स आर लिपिड सोल्यूबल, ड्रग्स क्या है, लिपिड सोल्यूबल है, एंड आर पैसिवली, मतलब बिना एनर्जी खर्च किए, रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल, ये वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। Therefore may accumulate in the body, अब क्या होगा, जब बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे तो बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे ये, एंड प्रेसिपिटेट टॉक्सिक रिएक्शन, और फिर ये टॉक्सिक रिएक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, क्रिस्टल फॉर्म में हो सकते हैं और टॉक्सिक रिएक्शन क्रिएट करेंगे ये। However, to prevent such consequence मतलब परिणाम, ऐसे परिणाम को रोकने के लिए कि ये ना हो, the body is armed, बॉडी ने अपने आप को क्या कर रखा है, मजबूत किया हुआ है, या फिर ये कह लो बॉडी इज आर्म्ड मतलब बॉडी के पास एक हथियार है, विद द मेटाबॉलिक सिस्टम, उसने एक मेटाबॉलिक सिस्टम तैयार किया हुआ है, मेटाबॉलिक सिस्टम विच ट्रांसफॉर्म्स द वाटर इनसॉल्युबल। ये जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, ये जो इसका हथियार है मेटाबॉलिज्म, ये वाटर इनसॉल्युबल जो लिपिड वाले थे, या लाइपोफोलिक कह लो या नॉन पोलर ड्रग कह लो, ठीक है ना, ये तीनों ही दिक्कत वाले होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, लाइपोफिलिक या नॉन पोलर ड्रग, इनटू ये इन तीनों को ही बदल देता है पोलर एंड वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट में। मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये जितने भी लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं उनको वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट कर लेता है। अब जैसे ही वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होगा, किडनी के थ्रू ये सारे सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है। अब जब वाटर सोल्यूबल हो गए हैं, दैट कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, अब ये किडनी से आराम से निकल जाएंगे, एंड आर पुअरली रीअब्सॉर्ब, अब बहुत कम, ना के बराबर रीअब्सॉर्ब होते हैं। फॉर इंस्टेंस
एक उदाहरण के तौर पे हिप्यूरिक एसिड, द मेटाबोलाइट ऑफ बेंजोइक एसिड इज 2.5 टाइम्स मोर वाटर सॉल्युबल। हिप्यूरिक एसिड जो कि क्या है, बेंजोइक एसिड का मेटाबोलाइट है, टूटने के बाद वो किसमें बदल जाता है, हिप्यूरिक एसिड में, जो कि 2.5 गुना ज्यादा वाटर सॉल्युबल है। बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज दस अ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है एक्चुअल में क्या है, ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रही है। हाउएवर एक्सेप्शंस आर देयर, यहां पर एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं है कि हर बारी ऐसा ही होगा। व्हेन बायो ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू प्रोडक्ट्स विद डिक्रीज्ड वाटर सॉल्युबिलिटी, कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल the N-acetyl derivatives of sulfonamides are less water soluble than the parent drug and thus have a tendency to cause क्रिस्टेलोयूरिया। अब ये बॉडी के अंदर क्रिस्टल बना के जम जाता है, बीमारी एक हो जाती है क्रिस्टेलोयूरिया। ठीक है, अब देखो जीनोबायोटिक्स क्या कौन कौन से हो सकते हैं। तो जीनोबायोटिक्स जो है हमारे पास वो हाईली लाइपोफिलिक हो सकते हैं, लाइपोफिलिक हो सकते हैं, पोलर हो सकते हैं और हाइड्रोफिलिक होंगे। जो जीनोबायोटिक हमारे पास हाइड्रोफिलिक है वो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा किडनी से। जो हाईली लाइपोफिलिक है वो क्या करेगा, फेज 1 से गुजरता हुआ किस में बदल जाएगा, पोलर में। या जो लाइपोफिलिक है उसके ऊपर फेज 1 मेटाबॉलिज्म, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो इस लाइपोफिलिक को किस में बदल देगा, पोलर में। अब ये वाला जो पोलर वाला कंपाउंड है ये फेज 2 से गुजरता हुआ फिर किस में बदल जाता है, हाइड्रोफिलिक में, यानी कि वाटर सॉल्युबल में। अब ये आराम से किडनी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये फेज 1 और फेज 2 यही दो सारे हमको डिटेल में पढ़ने हैं। यहां पे अपने कोर्स में है फेज 1 फेज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इसके अंदर आने वाले, जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का असर क्या होता है, आखिरकार दवाइयों के ऊपर ये कर क्या देता है। एक तो बात हमको क्लियर है कि ये वाटर सॉल्युबल बना देगा। वाटर सॉल्युबल बनाने के साथ कुछ और भी इफेक्ट आते हैं, है ना। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेक ड्रग वाटर सॉल्युबल, ये तो इसका काम है ही है। ड्रग को ये क्या बनाएगा, वाटर सॉल्युबल बनाएगा। उसके अलावा क्या होता है, कोई जब ड्रग होती है नॉर्मली ज्यादातर बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट इन फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन, यानी कि जो ड्रग है उसकी फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। मतलब अब वो हमारी बॉडी पे किसी तरह का असर नहीं करेगी। ठीक है, दैट इज इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट मतलब जो टूटने के बाद कन्वर्ट होने के बाद बना विद अ लिटिल और नो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, उसकी कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो हमारी बॉडी पे कोई काम नहीं कर रहा, न्यूट्रल पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ फिनाइटाइन टू पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइटाइन। अच्छा, एग्जाम्पल याद करना चाहो तो ठीक, जिस बच्चे के अंदर क्षमता है याद करने को कर लेना, अदरवाइज केवल थ्योरी वाला पार्ट जरूर याद रखेंगे। ओकेजनली, कभी कभार, ट्रांसफॉर्मेशन यील्ड मेटाबोलाइट विद इक्वल एक्टिविटी। कई बार ऐसा होता है उसकी वो तो चेंज हो गया, वो हाइड्रोफिलिक हो गया वो, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो उसकी एक्टिविटी होती है, जितना पहले एक्टिव था बॉडी पे असर डाल रहा था उतना अब भी असर डालेगा। ठीक है, उसकी एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आती है। एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ फिनाइल ब्यूटाजोन टू ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन। बात समझ में आ रही है। मतलब क्या हुआ, चेंज तो हुआ प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट चेंज होने के बाद भी उसकी एक्टिविटी खत्म नहीं हुई। एक्टिविटी मतलब उसका जो काम करने की क्षमता थी हमारे शरीर के ऊपर। आगे आते हैं। रेयरली, कभी कभार, बायो ट्रांसफॉर्मेशन लीड टू टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन। कई बार ऐसा होता है कि जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो वो किसमें बदल जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस में। बात समझ में आ रही है, किसमें बदल जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस में। दैट इज इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोलाइट विद हाई टिश्यू रिएक्टिविटी, यानी कि टिश्यू के साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा और दिक्कत पैदा करेगा। एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ पैरासिटामोल टू रिएक्टिव मेटाबोलाइट दैट कॉज हेपेटिक नेक्रोसिस। यही होता है, अगर पैरासिटामोल की ओवरडोज हो जाती है, ठीक है ना, तो उसका कन्वर्जन नहीं हो पाता सही से, तो हेपेटिक नेक्रोसिस, लिवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या कह रहा है, ये तो हो गया कन्वर्जन, जो ड्रग बॉडी में गई थी वो काम कर रही थी, और जब काम कर रही थी उसके बाद बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो ये तीन में से कोई एक घटना घटेगी, ज्यादातर ये घटती है। अब कई बार ऐसा होता है, हमने जो ड्रग खाई वो पहले इनएक्टिव थी, बॉडी में जाकर के एक्टिव होती है, यानी उसमें दो बार बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
पहले एक्टिव होगा, जब वो काम कर लेगी फिर उसके ऊपर बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा और फिर वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी। तो इनएक्टिव ड्रग, जिसको हम प्रो ड्रग्स भी कहते हैं, जो इनएक्टिव है, आल्सो डिपेंड अपॉन बायो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्टिवेशन। जब ये बॉडी में जाएगी तो इसके ऊपर एंजाइम काम करेगा और ये एक्टिव हो जाता है, फिर जाकर के बॉडी में हमारे काम करते हैं। द प्रोसेस बीइंग कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल एक्टिवेशन। जब ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बॉडी में जाकर के एक्टिव होते हैं, यानी कि पहले जो कंपाउंड है, केमिकल का स्ट्रक्चर इसका, वो किसी काम का नहीं हमारा, बॉडी में जाएगा तो बॉडी में जाते उसका स्ट्रक्चर बदल गया, अब वो हमारी बॉडी के ऊपर क्या करेगा, असर डालेगा। कन्वर्जन ऑफ इनालाप्रिल टू इनालाप्रिलेट, ठीक है ना। तो जो कन्वर्जन है इनालाप्रिल का इनालाप्रिलेट में, इनालाप्रिल हमारे किसी काम का नहीं है, वो बॉडी में जाके इसमें कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी पे इफेक्ट डालेगा। क्लियर है। अब बात करें इन कंपैरिजन विद ज़ीनोबायोटिक, द नेचुरल एंडोजीनस सब्सटेंसेस। भाई बहुत सारी चीजें तो हमारी बॉडी के अंदर खुद ही है, एंडोजीनस मतलब अंदर है, सच एज न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामाइन, गाबा, एपिनेफ्रिन, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर है और इनके जैसे ही स्ट्रक्चर वाली दवाइयां भी हम लेते हैं, ठीक है। नॉरपेनेफ्रिन, स्टेरॉइड्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल एक्सेट्रा एंड इंसुलिन। इंसुलिन हमारी बॉडी में भी हम बाहर से भी लेते हैं, विच आर आल्सो यूज्ड एज थेरेप्यूटिक एजेंट। अब ये भी तो ड्रग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, इनका क्या होगा फिर? तो अगर बॉडी बाहर वालों को ही केवल क्या कर रही है, खत्म करेगी, अंदर वालों को खत्म नहीं करती है, तो ये जो ड्रग्स हम ले रहे हैं जो बॉडी के पार्ट जैसे ही हैं, तो बॉडी तो इनको कभी बाहर ही नहीं निकाल पाएगी। तो लेकिन देखो क्या कह रहा है, आर इनएक्टिवेटेड, ये भी इनएक्टिवेटेड होते हैं रैपिडली बिकॉज ऑफ द बॉडी इज वेल डेवलप्ड सिस्टम फॉर मेटाबोलाइजिंग सच एजेंट। बॉडी का खुद का भी एक सिस्टम है कि अगर ये सारे केमिकल बॉडी में बढ़ जाएं तो वो खुद उसको मेटाबोलाइज करके बॉडी से बाहर निकाल देती है। दिस सब्सटेंस देयरफॉर कॉल्ड एज सॉफ्ट ड्रग, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो बिल्कुल हमारी बॉडी के किसी केमिकल से या स्ट्रक्चर से मिलते हैं तो उनको हम लोग सॉफ्ट ड्रग कहते हैं। सच सॉफ्ट ड्रग डू नॉट प्रेसिपिटेट अनएक्सपेक्टेड टॉक्सिसिटी। ये अब हमारी बॉडी खुद की है ना, इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि टॉक्सिसिटी कर जाएगा, ठीक है। व्हेन यूज्ड इन कंसंट्रेशन क्लोज टू देयर नॉर्मल लेवल, ठीक है ना। यहां पर पॉइजनस या टॉक्सिसिटी होने की कंडीशन नहीं होती है, अगर डोज ज्यादा भी हो गई है तो टॉक्सिसिटी नहीं होगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अब हम आते हैं ड्रग मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ लिया, मेटाबोलाइजिंग की या बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, कौन कौन से ऑर्गन करेंगे। तो लीवर इज द प्राइमरी साइट फॉर मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल याद रखेंगे, तुम्हारा 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ड्रग एंड अदर ज़ीनोबायोटिक्स, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिव रिचनेस ऑफ इन पोजेसिंग लार्ज वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, इसके अंदर एंजाइम्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इन लार्ज अमाउंट, है ना। लिवर इज प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म बिकॉज इट पोजेस लार्ज वैरायटी ऑफ एंजाइम, ऐसे लिख देना। मेटाबॉलिज्म बाय ऑर्गन अदर देन लिवर कॉल्ड एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। लिवर के अलावा अगर कोई बायो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इज ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, क्योंकि बहुत कम उनकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो ना के बराबर क्या करते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सिंस लोअर लेवल ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके अंदर मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो दूसरे ऑर्गन्स में कम है, ठीक है। द डिक्रीज ऑर्डर ऑफ द ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन इज, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, सबसे ज्यादा करता है लिवर, फिर लंग्स, फिर किडनी, फिर इंटेस्टाइन, फिर प्लेसेंटा, फिर एड्रिनल्स ग्लैंड, फिर स्किन, ब्रेन, देन टेस्टिस, ठीक है। मसल्स, स्प्लीन, ये लगभग सब साथ में आ जाते हैं, करते सब हैं थोड़ा थोड़ा, सबसे ज्यादा लिवर करेगा। लिवर इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। लिवर, अल्कोहल पीने वालों का लिवर क्यों खराब होता है, क्योंकि तब सबसे ज्यादा काम करता है। अल्कोहल इज अ ज़ीनोबायोटिक, ठीक है ना, लिवर लगा पड़ा है काम करने में, उसे बाहर निकालने में। बात समझ में आ गई, आगे आते हैं। अब ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, ऐसे कौन से एंजाइम है खास जो ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं? तो 2 कैटेगरी हैं, एक है माइक्रोसोमल एंजाइम और एक है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। तो क्या कह रहा है, द एंजाइम दैट बायो ट्रांसफॉर्म ज़ीनोबायोटिक्स डिफर फ्रॉम दोज दैट मेटाबोलाइज फूड मटेरियल। ये जो एंजाइम होते हैं ना, फूड मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने वाले एंजाइम अलग हैं, और ये जो है ज़ीनोबायोटिक्स को कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स अलग है। तो साफ साफ कह रहा है, द एंजाइम्स दैट बायो ट्रांसफॉर्म ज़ीनोबायोटिक विद डिफर फ्रॉम दोज दैट मेटाबोलाइज फूड मटेरियल। जो एंजाइम्स फूड मटेरियल को मेटाबोलाइज करते हैं वो अलग होते हैं, ज़ीनोबायोटिक्स को मेटाबोलाइज करने वाले अलग होते हैं। देखो ज़ीनोबायोटिक जिसको अभी भी क्लियर नहीं है, कुछ लोग ऐसे बच्चे होंगे पढ़ रहे होंगे, अभी लेक्चर देख रहे हैं, केवल ज़ीनोबायोटिक्स पता ही नहीं, बस बार बार ज़ीनोबायोटिक्स। अगर भूल गए हो तो वीडियो पॉज करके वापस चले जाओ, या साथ में कॉपी पेन रखा करो। कुछ चीजें होती है ना, लेक्चर लंबे लंबे होते हैं, कई बार स्टार्टिंग में बता दी, बच्चा दिमाग पढ़ते पढ़ते उतर जाता है, तो उस वर्ड को लिख लिया, अच्छा ये बार बार वर्ड आने वाला है, जब मैं बोल भी देता हूँ ये वर्ड बार बार आएगा,
ठीक है। द एंजाइम्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। माइक्रोसोमल एंजाइम, दीज आर लोकेटेड ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो सेल का पार्ट है, सबको पता होगा। ये कहां पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्राइमरीली इन लीवर, खासकर लीवर में, ऑल्सो इन किडनी, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड लंग्स, यहां पे भी होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा लीवर में, लीवर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। लीवर में जो सेल्स पाए जाते हैं उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये माइक्रोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं। द मोनोऑक्सीजनेज, साइटोक्रोम P450, ये सब एंजाइम के नाम है। UGT, इपॉक्साइड हाइड्रोलिसिस एटसेट्रा आर माइक्रोसोमल एंजाइम्स, ये पॉइंट पक्के से याद करोगे, ठीक है। दे आर कैटलाइज मोस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, किस तरह से कैटलाइज करते हैं ये? या तो ऑक्सीडेशन करेंगे, या रिडक्शन करेंगे, या हाइड्रोलिसिस करेंगे, या ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन करेंगे। माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर इंड्यूसिबल बाय ड्रग्स, सर्टेन डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट एंड अदर एजेंसी। जो ये एंजाइम होते हैं इंड्यूस किए जाते हैं, ठीक है ना, इंड्यूस किए जा रहे हैं कुछ ड्रग्स के द्वारा, कुछ डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट के द्वारा, या कुछ अदर एजेंसी के द्वारा। इंड्यूस मतलब इनको एक्टिवेट कर दिया जा रहा है एक तरह से, ऐसा समझ लो, ठीक है। आगे आते हैं, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम क्या है ये? दीज आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये कहां मौजूद है? साइटोप्लाज्म में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखेंगे वो कहां मौजूद था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये कहां मौजूद है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑफ हेपेटिक सेल, हेपेटिक मतलब लीवर, एज वेल एज इन अदर टिश्यूज इंक्लूडिंग प्लाज्मा, और साथ साथ में कुछ टिश्यूज और प्लाज्मा में भी मौजूद होते हैं। द एस्ट्रेसेस, एमिडेजेस, सम फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडेजेस एंड मोस्ट कॉन्जुगेजेस आर नॉन माइक्रोसोमल। ये एग्जांपल दे दिए इसके, कौन कौन से एंजाइम? एस्ट्रेसेस एंजाइम, एमिडेजेस एंजाइम, फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडेजेस एंड मोस्ट कॉन्जुगेजेस आर नॉन माइक्रोसोमल। रिएक्शन कैटलाइज्ड आर, रिएक्शन कौन कौन सी कैटलाइज होती है? सम ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस, ठीक है ना। कौन कौन सी रिएक्शन है? कुछ ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है। मैनी हाइड्रोलिटिक, पानी द्वारा टूटती है रिएक्शन जो, एंड ऑल कॉन्जुगेशंस एक्सेप्ट ग्लूकोरोनाइडेशन, इसको छोड़कर सारे कॉन्जुगेशन रिएक्शंस ये करवाते हैं। अब ये रिएक्शन अभी एकदम से समझ में नहीं आ रहा, सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो समझ में नहीं आ रहा, अभी देखेंगे इसको, ठीक है, बारी बारी से आएंगे। फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे डाल देना तुम लोग, क्वेश्चन मार्क, तुम लोग के लिए बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन मार्क डालना। अभी इसमें टाइप्स की बात करेंगे ना तो सारे रिएक्शन आ जाएंगे, अभी वहां और क्लियर हो जाएगा। नोट, बोथ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बच्चे के लिए, बोथ माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर डेफिशिएंट इन द न्यूबॉर्न, स्पेशली प्रीमेच्योर। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, पैदा हुए, उनके अंदर ये दोनों एंजाइम नहीं है, और खास करके प्रीमेच्योर, मतलब प्रीमेच्योर का मतलब हो गया बच्चा होना चाहिए 9 महीने में, हो गया 7 महीने में या 8 महीने में। मेकिंग देम मोर ससेप्टिबल, अब उनको खतरा ज्यादा है टू मैनी ड्रग्स, एग्जाम्पल क्लोरामफेनिकोल, ओपियोइड्स। वो अगर ड्रग्स गई उनकी बॉडी में तो ये एंजाइम तो है ही नहीं कि ड्रग को बॉडी से बाहर निकालें, तो उनकी डोज बहुत हल्की रखी जाती है, बहुत कायदे से, है ना, डॉक्टर बहुत सूझबूझ से उनको दवाइयां देता है। आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स की है। सबसे पहले तुम लोग कैसे याद करोगे, मैं बता दूं तुम लोग एकदम क्लियर कट। सबसे पहले तुम याद करोगे फेज 1 एंड फेज 2, पहले ऐसे याद करोगे। 2 फेज में हम लोग इसको, 2 फेज में टूटते हैं ये, फेज 1 फिर आते हैं फेज 2 में। अब फेज 1 के फिर नाम याद रखोगे, इसको नॉन सिंथेटिक और फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, इसको सिंथेटिक, ये नॉन सिंथेटिक, ये सिंथेटिक और कॉन्जुगेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो पहले कैसे याद रखोगे, फेज 1 और फेज 2, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फेज 1 में क्या हो रहा है, अब फंक्शनल ग्रुप लाइक OH, COH, CHO, NH2, SH इज जनरेटेड, एक फंक्शनल ग्रुप ज्यादा जनरेट हो जाता है और एक्सपोज्ड या एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है ना। मेटाबोलाइट प्रोड्यूस मे बी एक्टिव और इनएक्टिव, अब जो रिएक्शन होने के बाद जो मेटाबोलाइट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है, पढ़ चुके अभी हम लोग। लाइपोफिलिक सब्सटेंस बिकम पोलर, जो लाइपोफिलिक होता है वो कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, ठीक है, अभी पोलर हुआ है, ठीक है। अब हाइड्रोफिलिक होना है उसको बाकी। तो पहले फेज में अगर लाइपोफिलिक है तो पोलर हो जाएगा। सेकंड फेज में क्या है, जो पोलर है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफिलिक तो हमारा हमको पता ही है, निकल जाता किडनी से बाहर, ठीक है। अब यहां देखते हैं सिंथेटिक, इसमें फेज 2 में, एन एंडोजिनस रेडिकल इज कॉन्जुगेटेड टू द ड्रग, कोई अंदर की बॉडी के अंदर का केमिकल आकर के ना, एंडोजिनस रेडिकल, वो आके कॉन्जुगेट मतलब जुड़ जाना, कॉन्जुगेट मतलब जुड़ जाना, ठीक है। मेटाबोलाइट इज मोस्टली इनएक्टिव, जब अब जो मेटाबोलाइट निकलेगा वो जनरली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, एक्सेप्ट फ्यू ड्रग, अगर कुछ ड्रग को छोड़ दें तो यहां पे ज्यादातर जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो कैसा होता है, इनएक्टिव होगा।
एग्जाम्पल ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेट ऑफ मॉर्फिन, ये एग्जाम्पल है, याद रखना चाहो ठीक ना रहा याद रखना तो कोई बात नहीं। कह रहा है ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेट ऑफ मॉर्फिन एंड सल्फेट कॉन्जुगेट ऑफ मिनोक्सिडिल आर एक्टिव। ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेट ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का जो कॉन्जुगेट होगा वो एक्टिव है, सल्फेट का कॉन्जुगेट होगा वो एक्टिव है। क्लियर है? कौन किसे बदल रहा है वो बात समझ में आ गई। अब फेज 1 के कितने रिएक्शन है? 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन। अब देखो यहां से नाम से समझ, ऑक्सीडेशन में O2 जुड़ेगा, रिडक्शन में O2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में पानी की वजह से टूट जाएगा, साइक्लाइजेशन में कोई स्टेट चेंज होगी तो वो किसमें बदल जाएगा? साइक्लिक में बदल जाएगा। डिसाइक्लाइजेशन में कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो वो खुल करके स्ट्रेट हो जाएगा, खेल खत्म। अगर एक एक लाइन में ऐसे याद रख लो तो, अगर थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पता है तो। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन में क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना या H का बाहर जाना, इसमें O का बाहर जाना या H का जुड़ना, उल्टा होता है। ठीक है, बात क्लियर है? अब यहां देख लेते हैं फटाफट। ऑक्सीडेशन, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या नेगेटिवली चार्ज रेडिकल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। 3 घटनाएं घट सकती हैं यहां पर, या तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, सॉरी ऐड होगा, ऑक्सीजन क्या होगा? ऐड होगा, या कोई नेगेटिवली चार्ज रेडिकल, जैसे कि मान लो Cl- O2- तो ऑक्सीजन हो गया है ना, या फिर H2-, कोई नेगेटिवली चार्ज रेडिकल आकर के जुड़ जाएगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन निकल जाए। इन तीनों में से कोई घटना घट जाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल, ठीक है ना, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल या नेगेटिवली चार्ज रेडिकल या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आगे आते हैं, ठीक है ना, बात क्लियर होगी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नेगेटिवली चार्ज रेडिकल एक कहानी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल दूसरी कहानी। या तो ये निकल जाए या वो ऐड हो जाए। ऑक्सीडेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन, अगर मेटाबोलाइजिंग हो रही है तो ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरियस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर हाइड्रोक्सिलेशन यानी कि OH का जुड़ना, ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजन का जुड़ना कार्बन पे, नाइट्रोजन पे या सल्फर पे, N और O डी अल्काइलेशन, यहां से N और O से क्या CH3 वाले ग्रुप का हट जाना, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑक्सीजन की वजह से एक अमीन ग्रुप, अमीनेशन है ना, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, इस ग्रुप का हट जाना, अमीन ग्रुप का हट जाना। तो ये सारे किसके अंदर काउंट होते हैं? ऑक्सीडेशन के अंदर काउंट होते हैं। आगे आते हैं, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस आर मोस्टली कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ मोनो ऑक्सीजनेसेस। ये एग्जांपल याद रखोगे, कौन सा एंजाइम कराते हैं? मोनो ऑक्सीजनेस इन लिवर, विच इन द फाइनल स्टेप इन्वॉल्व, जो फाइनल स्टेप में कौन से एंजाइम इन्वॉल्व करता है? साइटोक्रोम P450 हीमोप्रोटीन, ठीक है, NADPH, साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज एंड मॉलिक्यूलर O2, इन सबका क्या होता है? इस्तेमाल होता है। तो द CYP आइसो एंजाइम इंपॉर्टेंट फॉर ड्रग मेटाबोलाइजिंग इन ह्यूमन, साइटोक्रोम P। तो साइटोक्रोम P क्या है? ये एंजाइम का नाम है P450, ये P450 एक जीन्स होता है, ठीक है, और CY जो है साइटोक्रोम का है, तो CYP क्या हो गया? साइटोक्रोम, और P से क्या आ गया? P450 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये एंजाइम का नाम है, खासकर ये याद रखोगे, मोनो ऑक्सीजनेज और साइटोक्रोम P450। ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। क्लियर है? आगे आते हैं, साइटोक्रोम के बारे में मैंने थोड़ी सी यहाँ बातें बताई हैं क्योंकि बच्चा थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो सकता है कि क्या चीज है। तो साइटोक्रोम P450 CYP एंजाइम, इसको CYP भी कहते हैं, ठीक है, आर ग्रुप ऑफ एंजाइम इनकोडेड बाय P450 जीन्स। एक जीन्स है जिसका नाम क्या रखा है? P450। जीन पता ना हमारे DNA में उसमें पाया जाता है, DNA में, वो एक एंजाइम बनाता है, डेट इज साइटोक्रोम। कौन सा बना रहा है? P450, तो उसका पूरा नाम पड़ गया साइटोक्रोम P450 एंड आर एक्सप्रेस्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन मोस्टली फाउंड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये कहां पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भले याद ना रखो, मैंने जस्ट समझने के लिए बताया। एक तो साइटोक्रोम P450 का फुल फॉर्म याद रख लेना, इसमें P450 क्या है? जीन्स का नाम है। आगे आते हैं, रिडक्शन, दिस रिएक्शन इज द कन्वर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन का उल्टा है, एंड इन्वॉल्व साइटोक्रोम P450 एंजाइम वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये उल्टी डायरेक्शन में काम करेगा। ऑक्सीडेशन ऐसा था तो अब ये उल्टी डायरेक्शन में काम करेगा, रिडक्शन करवा देगा। अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीनोन्स आर रिड्यूस, ये तीनों इससे इनमें रिडक्शन होता है। ड्रग्स प्राइमरी रिड्यूस्ड आर क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरमफेनिकॉल, हेलोथेन, वारफेरिन। जो ड्रग्स प्राइमरी रिड्यूस होते हैं उनके यहाँ पे क्या दे दिए हैं? एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है ना।
हाइड्रोलिसिस, अब हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, द क्लीवेज ऑफ ड्रग, ड्रग का टूटना, क्लीवेज मतलब टूटना, ड्रग मॉलिक्यूल बाय टेकिंग अप अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया जाएगा, देखो वाटर इसमें ऐड हुआ ईस्टर में और ये एसिड प्लस अल्कोहल में ब्रेक कर गया ईस्टरेज एंजाइम की मौजूदगी में, ठीक है ना। ईस्टर में H2O जुड़ो, ये एसिड और अल्कोहल में टूट गया, अल्कोहल और एसिड से क्या बनता है, ईस्टर बनता है, ठीक है। सिमिलरली अमाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एमिडेजेस एंड पेप्टाइडेजेस, ठीक है। अमाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स भी एमिडेजेस और पेप्टाइडेजेस, देखो एंजाइम का याद रखना बड़ा आसान होता है, अमाइड्स के ऊपर एमिडेज, आगे क्या लगा देना है, केवल ASC लगा देना है, क्लियर है। हाइड्रोलिसिस ऑकर इन लीवर, कहां होती है, लीवर, इंटेस्टाइन, प्लाज्मा एंड अदर टिश्यू, ठीक है, कहां होता है, सिंपल लिख सकते हो। मेन चीज क्या है, इसका डेफिनेशन याद रखना है। एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस ड्रग्स आर कोलिन ईस्टर, प्रोकेन, लिडोकेन, ठीक है ना, लिडोकेन हो गया, प्रोकेनामाइड हो गया, एस्पिरिन हो गया, इंडोमेथासिन हो गया, कार्बन, जितने हैं 2-3 याद वो रख लेना, खासकर जो तुम्हारे कहां थे, आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में दे रखे थे, ठीक है ना, प्रोकेन, लिडोकेन, याद आया। आगे आते हैं, साइक्लाइजेशन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, क्या बन जाएगा, एक मैंने बताया था रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा फ्रॉम स्ट्रेट चेन कंपाउंड, एग्जांपल साइक्लोगुआनिल फ्रॉम प्रोगुआनिल, एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है स्ट्रेट चेन से। और डीसाइक्लाइजेशन में साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होगा, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा वो ब्रेक हो जाता है स्ट्रेट चेन में, एग्जांपल क्या है, दिस इंप्लाइज ओपनिंग ऑफ रिंग, इसका मतलब क्या है, ओपनिंग ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक ड्रग मॉलिक्यूल सच एज बार्बिटूरेट, फिनाइटोइन, ये साइक्लिक है। दिस इज जनरली माइनर पाथवे, ये माइनर पाथवे बहुत ज्यादा फॉलो नहीं होता है, ये बात समझ में आ रही है, ये कैसा है, माइनर पाथवे है, क्लियर है। चलें आगे आते हैं। नाउ फेज 2 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन क्या है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व कॉन्जुगेशन, देखो वहां पे ग्रुप वगैरह जुड़ रहे थे, यहाँ पे ग्रुप ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, सॉरी क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला मेन पार्ट चल रहा है, साइक्लिक डिसाइक्लिक, यहाँ पे कोई चीज जुड़ेगी, कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग और इट्स फेज 1 मेटाबोलाइट, डायरेक्ट ड्रग में कोई चीज जुड़ सकती है या फेज 1 में जो प्रोडक्ट निकल के आया है उसमें कोई चीज जुड़ जाएगी, विद एन एंडोजिनस सबस्ट्रेट, एंडोजिनस मतलब जो चीज बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है वही चीज जुड़ेगी, यूजुअली डेराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, और ये जो एंडोजिनस सबस्ट्रेट है ये कहां से निकल के आता है, कार्बोहाइड्रेट से, अमीनो एसिड से, टू फॉर्म अ पोलर हाईली आयनाइज्ड ऑर्गेनिक एसिड, और अब जो प्रोडक्ट बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा वो हाईली पोलर होता है, आयनाइज होगा, विच इजीली एक्सक्रीटेड इन यूरिन और बाइल, अब वो इजीली यूरिन या बाइल में निकल जाएगा। अच्छा बाइल पता है ना क्या होता है, बाइल जाता है एक तो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्लस बाइल अल्टीमेटली टूट करके फीसेस यानी पॉटी से बाहर आ जाता है। हमारा जो पॉटी होता है उसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश सा रहता है, वो क्यों होता है ब्राउनिश, बिकॉज ऑफ दिस बाइल, बाइल की कलर की वजह से उसका कलर ऐसा होता है। तो बहुत से ड्रग फिर बाइल में मिक्स होने, बाइल में मिक्स होकर के वो फीसेस के थ्रू बाहर आ जाएंगे। कॉन्जुगेशन रिएक्शंस हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, देखो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट साफ साफ बोला हुआ, काफी ज्यादा हाई है, एंड आर जनरली फास्टर देन फेज 1 रिएक्शन, और ये काफी फास्ट होते हैं फेज 1 से, तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन रहेगा, इसको याद रखेंगे। नाउ फर्स्ट वन इज ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। अब देखो यहां पर तुम्हें क्या है, ग्लूकोरोनाइड, क्योंकि यहां पर हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हमें स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर नाम हमें ज्यादातर याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज 2 रिएक्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज 2 रिएक्शन होती है, कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज, जो एंजाइम का नाम है, एक वहां पे कौन से थे फेज 1 में, मोनो ऑक्सीजनेज, यहां पर कौन है, यूजीटी, यू से क्या बनेगा, यू से क्या बनेगा, यूरिडीन डाइफॉस्फेट यूडीपी, जी से ग्लूकोरोनोसाइल और टी से ट्रांसफरेज, तो यूडीपी यूरिडीन डाइफॉस्फेट यूडीपी का फुल फॉर्म आ गया, और यू यहां जी ए टी ए मिलके ये एंजाइम का नाम बना। कंपाउंड्स विद हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल मतलब OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप, आर इजीली कॉन्जुगेटेड विद ग्लूकोरोनिक एसिड विच इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है ना, ये इजीली क्या होते हैं, कॉन्जुगेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर, कौन कौन एग्जाम्पल है, क्लोरामफेनिकोल, एस्पिरिन, पैरासिटामोल, डायजीपाम, लोराजीपाम, मॉर्फिन, मेट्रोनिडाजोल, सारे एग्जाम्पल जाने पहचाने हैं। नॉट ओनली ड्रग बट एंडोजिनस सबस्ट्रेट, केवल ड्रग ही नहीं, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सबस्ट्रेट लाइक बाइलिरुबिन जो बाइल का कंपोनेंट है, स्टेरॉइडल हार्मोन जो हार्मोन्स होते हैं, एंड थायरॉक्सिन जो हमारे यहां से निकलती है, यूटिलाइज दिस पाथवे, ये तीनों भी इसी पाथवे के द्वारा इसी पाथवे को फॉलो करते हैं और फाइनली बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ग्लूकोरोनाइडेशन इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर वेट, होता क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा ऑफ द ड्रग विच फेवर इट्स
एक्सक्रीशन इन बाइल, जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा वो फेवर करता है बाइल में उसको जुड़ करके फिर बॉडी से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, अब ये कैसे होता है वो प्रोसेस अलग चीज है, सिंपल सी बात ध्यान रखना, ये सिंपली क्या करवा देता है, मॉलिक्यूलर वेट को, भाई कोई चीज जुड़ जाएगी तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्जुगेट मतलब कोई चीज चिपक रही है तो जो ग्रुप आगे जुड़ जाएगा वो क्या करेगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट को इंक्रीज कर देगा। क्लियर है, आगे आते हैं, क्या कह रहा है, ड्रग ग्लूकोरोनाइड्स एक्सक्रीटेड इन बाइल कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन गट। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्लूकोरोनाइड ड्रग थी जो एक्सक्रीट हो रही थी बाइल के अंदर, वो बैक्टीरिया के द्वारा हाइड्रोलाइज कर दिया जाए गट में। ठीक है, द लिबरेटेड ड्रग इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड अंडरगोज द सेम फेट। अब वापस से वो रीअब्सॉर्ब हो जाए और वापस से फिर वो बॉडी में काम करे और फिर वही साइकिल घूमने लगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। ड्रग ग्लूकोरोनाइड्स एक्सक्रीटेड इन बाइल, जो बाइल में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उसको बैक्टीरिया क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, फिर वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके ऊपर वही फेज 1 फेज 2 चलते हुए चले आएंगे। दिस एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग ऑफ द ड्रग प्रोलॉन्ग, अब वापस बार बार गोल गोल घूम रहा है ना, वो बॉडी से बाहर तो जा ही नहीं पाया, बॉडी से बाहर निकलने को था लेकिन बैक्टीरिया ने उसे हाइड्रोलाइज करके वापस रीअब्सॉर्ब करवा दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, बार बार घूम रहा है, इससे ड्रग का प्रोलॉन्ग एक्शन हो गया, ड्रग का एक्शन बढ़ गया, ड्रग लंबे समय तक बॉडी में रहेगा और अपना असर दिखा पाएगा। कौन है इसका एग्जांपल, फिनोल्फिथैलिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना, ये दोनों इसके एग्जांपल में आते हैं कि किस तरीके से ये बॉडी में लंबे समय तक रहते हैं। क्लियर है, आगे आते हैं, एसिटाइलेशन, जो एसिटाइल ग्रुप होता है C2H5, इनका जुड़ना, कंपाउंड्स हैविंग अमीनो और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पता है ना क्या होता है, NH2 रेसिड्यूज आर कॉन्जुगेट विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है, ये दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए की हेल्प से, इनका जो एसिटाइल ग्रुप होता है वो आकर के इनमें जुड़ जाएगा। नाउ इसका एग्जांपल कौन है, सल्फोनामाइड, आइसोनियाजिड, पस, डेप्सोन। ठीक है, एग्जांपल जो सिंपल लगे वो याद कर लेना, नहीं लगे तो छोड़ देना, केवल डेफिनेशन याद रखना। देन मिथाइलेशन में कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा। द अमीन्स एंड फिनॉल्स कैन बी मिथाइलेटेड बाय मिथाइल ट्रांसफरेज, MT, मिथाइल ट्रांसफरेज की हेल्प से ये लोग क्या होते हैं, मिथाइलेटेड हो जाते हैं। मेथियोनाइन एंड सिस्टीन एक्टिंग एज मिथाइल डोनर, ये दोनों जो ग्रुप हैं सिस्टीन और मेथियोनाइन, ये मिथाइल डोनर की तरह एक्ट करते हैं, ये अपना मिथाइल ग्रुप फिनॉल और इसको अमीन्स को दे देते हैं। एग्जाम्पल एड्रेनलिन, हिस्टामाइन, ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। मिथाइल ग्रुप का जुड़ना, सल्फेट कॉन्जुगेशन, सल्फर ग्रुप का जुड़ना, द फिनोलिक कंपाउंड एंड स्टेरॉइड्स आर सल्फेटेड बाय सल्फो ट्रांसफरेजेस। ठीक है, सल्ट्स कहते हैं इसे हम लोग। क्लोरमफेनिकोल, मिथाइल डोपा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, इनमें होता है सल्फोनेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन। ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, सैलिसाइलेट्स, निकोटिनिक एसिड एंड अदर ड्रग हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्रुप आर कॉन्जुगेटेड विद ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन के साथ जाकर चिपक जाएंगे, बट दिस इज नॉट द मेजर पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, ये लाइन चाहो तो नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा कि मेजर पाथवे नहीं है, ग्लाइसिन से जुड़ जाते हैं। ग्लूटाथायोन, दिस इज कैरिड आउट बाय ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज एंजाइम फॉर्मिंग मरक्यूप्टरेट, क्या बनाता है ये, मरक्यूप्टरेट बनाता है। इट इज नॉर्मली अ माइनर पाथवे। ठीक है, इस लाइन को नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। हाउएवर इट सर्व्स एन इनएक्टिव हाईली रिएक्टिव कीनोन और इपॉक्साइड इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन ड्रग्स, एग्जांपल पैरासिटामोल। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सर्व टू इनएक्टिवेट हाईली रिएक्टिव कीनोन और इपॉक्साइड, ये इनएक्टिवेट कर देता है हाईली रिएक्टिव कीनोन और इपॉक्साइड इंटरमीडिएट जो बीच में कंपाउंड बनते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन ड्रग्स। कुछ ड्रग्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि पैरासिटामोल, जब वो टूट रहा होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होकर बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, तो बीच में कीनोन और क्या बनते हैं, इपॉक्साइड बनते हैं, ये इनको क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देता है। क्लियर है। राइबोन्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, दिस पाथवे इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिवेशन ऑफ मैनी प्यूरिन्स एंड पायरिमाइडिन एंटी मेटाबोलाइट्स यूज्ड इन कैंसर कीमोथेरेपी। ठीक है ना, पायरिन प्यूरिमाइडिन, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होगी, वही बातें हैं सारी। दिस पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ मैनी प्यूरिन्स एंड पायरिमाइडिन। प्यूरिन्स क्या होते हैं, एजी, एडेनाइन, गुआनिन, पायरिमाइडिन कौन है, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, याद आया। ठीक है ना, तो कह रहा है दिस पाथवे इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिवेशन ऑफ, इनको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन प्यूरिन एंड पायरिमाइडिन एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, यूज्ड इन कैंसर कीमोथेरेपी। आगे आते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। तो ये 7 तरीके थे किसके, फेज 2 में। फेज 2 के बाद अपने आप क्या बन जाता है, वो हाइड्रोफिलिक बन जाता है और वो किडनी से बाहर हो जाएगा। नाउ हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन भी एक तरीका होता है।
दिस रेफर टू इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी फ्लूइड बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट विदाउट द एजेंसी ऑफ एनी एंजाइम। यहां पे भी कोई एंजाइम का इस्तेमाल नहीं होता है, बट बॉडी जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर लेता है, अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, स्पॉन्टेनियस, खुद से ही कभी अचानक से रीअरेंज कर लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एट्राक्यूरियम। इनएक्टिवेट हो जाता है बॉडी वो ड्रग बॉडी के अंदर जब वो अपने आप को क्या कर लेगा, रीअरेंजमेंट, अपने स्ट्रक्चर को दाएं। अब मान लो जैसे मेरे हाथ पैर ऐसे, मैं अपने आप को ऐसे ऐसे कर लूं, ठीक है, तो मैं इनएक्टिवेट हो जाऊंगा, मैं हाथ पैर काम नहीं करेंगे मेरे। क्लियर है, बात समझ में आई? चलें आगे। नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग मेटाबॉलिज्म पे असर डालते हैं? ऑब्वियसली बात है, कुछ चीजें दिमाग में आई गई होंगी, एज है, बॉडी वेट है, इस तरह से। तो कह रहा है द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन एज वेल एज इट्स टॉक्सिसिटी। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग किस पे डिपेंड करता है और क्यों इंपॉर्टेंट है? जितना फास्ट मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, बॉडी से ड्रग बाहर चली जाएगी, बॉडी से ड्रग बाहर चली जाएगी तो उसका एक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजिकल एक्शन को जो हमें जज करना है, या बॉडी से ड्रग बाहर नहीं जा रही तो बॉडी में इकट्ठी हो जाएगी तो क्या कर देगी, टॉक्सिसिटी कर देगी। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या चीज देखनी है कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म एवरेज हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। बहुत ज्यादा हो जाएगा ड्रग काम नहीं करेगी, बहुत कम होगा इकट्ठी हो जाएगी बॉडी में, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगी। अब एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल इफ द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इज डिक्रीज्ड, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म डिक्रीज कर जाए, दिस जनरली इंक्रीजेस द इंटेंसिटी। अगर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज कर गया तो ड्रग जल्दी से बॉडी से बाहर जाएगा नहीं, तो ये इंक्रीज कर देगा इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन। बॉडी में लंबे समय तक ड्रग रहेगा तो ड्रग की क्षमता को और उसके एक्शन को लंबा कर देगा। इन एडिशन डिक्रीज मेटाबॉलिक एलिमिनेशन, अगर मेटाबॉलिक एलिमिनेशन डिक्रीज हो जाएगा, मे लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक लेवल ऑफ द ड्रग। अगर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज कर गया तो उसका टॉक्सिक लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज कर जाएगा। कन्वर्सली एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, अगर इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया, खाया 2-3 घंटे बॉडी से बाहर चला गया ड्रग, ठीक है, तो उसकी क्षमता भी कम होगी और टाइम ड्यूरेशन एक्शन भी कम हो गया, एज वेल एज ड्रग की एफिकेसी, क्षमता भी कम हो जाएगी। मैनी फैक्टर्स अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म लाइक एज, स्पीसीज एंड स्ट्रेन। कौन सी प्रजाति है और उसमें भी स्ट्रेन की बात करेंगे, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फर्क पड़ जाता है। जेनेटिक और हेरिडिटरी फैक्टर्स, सेक्स, एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन, है ना, ये तमाम चीजें हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट डालती हैं। तो आप फटाफट देख लेते हैं। एज की बात करें तो एज डिफरेंस, एज रिलेटेड डिफरेंसेस इन ड्रग मेटाबॉलिज्म आर जनरली क्वाइट एपरेंट इन न्यूबॉर्न, है ना। न्यूबॉर्न की बात करें तो हमको पता है न्यूबॉर्न के अंदर एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। In most fetal and newborn animals, undeveloped deficient oxidative and conjugative enzymes are chiefly responsible for the reduced metabolic capability. इनके अंदर अभी तक क्या है, जो एंजाइम है वो अनडेवलप है या नहीं बन पाए हैं, तो इसकी वजह से जो है मेटाबॉलिज्म काफी स्लो होता है। अब स्लो होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। इन जनरल द एबिलिटी टू कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन इंक्रीजेस रैपिडली आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद 2 से 3 महीने में धीरे धीरे क्या होता है, उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है, ये एंजाइम्स उनके अंदर फुली डेवलप हो पाते हैं, एंड अप्रोचेस अडल्ट लेवल इन अबाउट 1 to 2 मंथ। जो होना चाहिए लेवल उसके अंदर एक मेटाबॉलिक एंजाइम्स का, यानी कि मोनो ऑक्सीजनेसिस का और यूजीटी का, वो जो लेवल है वो 1 से 2 महीने में पहुंच पाता है बच्चों के। स्पीसीज एंड स्ट्रेन डिफरेंस कह रहा है द मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ड्रग एंड फॉरेन कंपाउंड इज ऑफन स्पीसीज डिपेंडेंट, है ना। स्पीसीज मतलब चूहे पे अलग, बिल्ली पे अलग काम कर रहा है, सब पे अलग अलग तरह काम कर रहा है। डिफरेंट एनिमल स्पीसीज में बायोट्रांसफॉर्म है पर्टिकुलर जीनोबायोटिक बाय सिमिलर और डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे। ऐसा हो सकता है अलग अलग स्पीसीज सेम जीनोबायोटिक को अलग अलग तरीके से क्या करे, बायोट्रांसफॉर्म करे। इवन विद इन द सेम स्पीसीज इंडिविजुअल वेरिएशन, सेम स्पीसीज, मान लो इंसान की ही बात करें तो एक इंसान एक दवाई को रिएक्ट कर जाती है, मतलब एक दवाई एक इंसान को रिएक्ट करेगी, दूसरे इंसान को नहीं कर रही है, तो एक ही स्पीसीज में भी क्या होते हैं, चेंजेस है हमारे पास, ठीक है। इंडिविजुअल वेरिएशन, स्ट्रेन डिफरेंस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन डिफरेंस, यानी कि सेम स्पीसीज और इंसान अलग अलग, या सेम स्पीसीज मान लो कुत्तों की ले ली, कुत्ते अलग अलग, या सेम स्पीसीज चूहों की ले ली, इस चूहे पे तो दवाई का असर अच्छा हुआ, लंबे समय तक हुआ, इस चूहे पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्पीसीज सेम है, स्ट्रेन अलग हो गया, यानी कि वेरिएशन आ गया यहाँ पे। may result in significant differences in specific metabolic pathway, ठीक है ना। अब स्पीसीज के अंदर ही इंसान से इंसान के अंदर भी मेटाबॉलिक पाथवे डिफरेंट हो सकता है। हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर, तो ये जो लाइन हमने पढ़ी वो कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर को।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिज्म ऑफ सेवरल ड्रग एग्जिस्ट इन ह्यूमंस, ठीक है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक इंसान में कुछ और है, दूसरे इंसान में कुछ और है। Many of these genetic और hereditary factor are responsible for the large differences seen in the rate of metabolism of these drugs। ठीक है, वो कह रहा है ये जो जेनेटिक फैक्टर है इसकी वजह से बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सेम ड्रग 4 लोगों पे अलग तरीके से काम कर रही है जेनेटिक डिफरेंस होने की वजह से। तो क्योंकि उसके अंदर क्या है, एंजाइम्स कम ज्यादा होंगे, जीन्स की वजह से एंजाइम कम ज्यादा बनेंगे, तो उसकी वजह से उसका जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी कम ज्यादा होगा। क्लियर है। सेक्स डिफरेंसेस, the rate of metabolism of xenobiotic also varies according gender in some animal species। सेक्स मतलब मेल और फीमेल में अलग हो जाता है। As marked difference, बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑब्जर्व किया गया बिटवीन फीमेल एंड मेल रैट्स। बहुत ज्यादा डिफरेंस, मार्क्ड डिफरेंस मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑब्जर्व किया गया, देखा गया बिटवीन मेल एंड फीमेल रैट्स। रैट्स की बात करें तो वहां ये डिफरेंस बहुत ज्यादा देखा गया है। अडल्ट मेल रैट मेटाबोलाइजेस सेवरल फॉरेन कंपाउंड्स एट मच फास्टर रेट। जो मेल रैट है वो बहुत तेजी से बायो ट्रांसफॉर्मेशन करता है देन फीमेल रैट। एग्जांपल एंड डाइमिथाइल एमिनेशन ऑफ अमीनो पायरीन हेक्सोबार्बिटॉल, ये एग्जांपल दे रखे। अब इनको याद रखना तो नहीं रखना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लोग याद रख सकते हैं वो लोग रखें, लिखें भी। अदरवाइज ध्यान रखना है सेक्स का भी डिफरेंस हो जाता है, मेल और फीमेल में एंजाइम्स का डिफरेंस आ जाता है। नाउ एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम का स्टार्ट हो जाना। अब समझो बात क्या है। मैनी ड्रग्स इंसेक्टिसाइड्स कार्सिनोजेनिक जो कैंसर प्रोड्यूस करती हैं, इंटरेक्ट विद डीएनए, जैसी डीएनए से इंटरेक्ट करती हैं एंड इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम। जैसी खाई हमने और तुरंत माइक्रोसोमल एंजाइम इंक्रीज कर जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है, स्पेशली साइटोक्रोम P450 एंड यूजीटी। अब ये ड्रग खाते इसने खुद ही इन एंजाइम को बुलावा दे दिया, आ जाओ भैया हम आगे बॉडी में। तो ये एंजाइम कहते रुको भैया हम अभी आ रहे हैं, बता रहे तुम्हें आगे, तुम्हें चेंज करेंगे, बदल देंगे और निकाल देंगे यूरिन से बाहर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो वो है जीनोबायोटिक्स है, इंसेक्टिसाइड और कार्सिनोजन, ये खाते ही हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और इसके अंदर ये खास जो एंजाइम है माइक्रोसोमल एंजाइम भी एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब और ज्यादा बनने लगते हैं। एज ए रिजल्ट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ इंड्यूसिंग ड्रग, अब इस ड्रग ने इंड्यूस किया, पहले नहीं थे, पहले माइक्रोसोमल एंजाइम हमारे पास मान लो सपोज 100 थे, ड्रग ने ये वाला ड्रग खाया, इसने 1000 कर दिए, इंड्यूस कर दिया, तो इटसेल्फ ऑटो इंडक्शन कहा जाता है इसे। एंड और सम अदर को एडमिनिस्ट्रेड ड्रग इज एक्सेलरेटेड। अब इसके साथ कई बार क्या होता है, को एडमिनिस्ट्रेड जो साथ में दवाइयां दी गई हैं, ठीक है ना। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ इंड्यूसिंग ड्रग इटसेल्फ एंड या और सम अदर को एडमिनिस्ट्रेड ड्रग इज एक्सेलरेटेड। या ये ड्रग खुद का तो इन्होंने अपना काम तमाम करवा ही लिया, कुछ ड्रग जो इनके साथ दी गई है वो बेचारी भी क्या कहती है, अरे यार तुम्हारे चक्कर में ये आ गए, कौन आ गए, माइक्रोसोमल एंजाइम, हम ज्यादा देर तक काम ही नहीं कर पाएंगे बॉडी में, हम ज्यादा देर तक बॉडी में काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, काम करते हैं। बात समझ में आ रही है, आगे आते हैं। एंजाइम इनहिबिशन, इनहिबिट का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप, एंजाइम का रोक देना। अब जो एंजाइम थे, 2 एंजाइम पढ़े हम लोगों ने, मोनो ऑक्सीजनेस या माइक्रोसोमल एंजाइम और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, ठीक है ना। अगर वो किसी तरीके से काम करना बंद कर दिए तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, बॉडी से बाहर ये लोग ड्रग नहीं निकलेंगे, जीनोबायोटिक्स। एजोल एंटीफंगल ड्रग्स, मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक एंड सम अदर ड्रग्स, 3 की कैटेगरी यहां एग्जांपल के तौर पर दे रखी है। बाइंड्स टू हीम आयरन इन CYP450, ये इससे बंध जाते हैं और इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ड्रग्स, और कई सारे ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं। एज वेल एज सम एंडोजिनस सब्सटेंस लाइक स्टीरॉयड एंड बाइलिरुबिन। और यहां तक कि जब ये एंजाइम ही बेकार हो गया, रुक गया, तो जो अंदर के सब्सटेंस है स्टीरॉयड और बाइलिरुबिन, इनका भी मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। वन ड्रग कैन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट, एक ड्रग कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ अनदर इफ इट इज यूटिलाइज द सेम एंजाइम और कोफैक्टर। मान लो 2 एंजाइम है E1 और E2। अब E2 जो बायो ट्रांसफॉर्म करता है ड्रग 2 को, E1 करता है ड्रग 1 को, ठीक है। अब हमने ड्रग 1 खाई, ड्रग 1 ने क्या किया, ड्रग 1 ऐसा था जो इसको भी डीएक्टिवेट कर रहा था और इसको भी डीएक्टिवेट कर रहा था, तो ये दोनों एंजाइम डीएक्टिवेट हो गए, तो इसके चक्कर में ये बेचारा D2 भी क्या हो गया, इसका भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ठीक है ना। वन ड्रग कैन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ अनदर, एक ड्रग दूसरे को
क्या कर सकता है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर सकता है उसका मेटाबॉलिज्म को, इफ इट यूटिलाइजेस द सेम एंजाइम। ठीक है, ओके, यहाँ पे सेम एंजाइम की बात कर रही है, हमें एंजाइम डिफरेंट नहीं करने चाहिए। ये मान लो ये वाला ड्रग भी इसी एंजाइम को इस्तेमाल करता है, ये वाला ड्रग भी इसी एंजाइम को इस्तेमाल करता है, तो इस ड्रग ने तो इसको डीएक्टिवेट कर ही दिया है, तो ये वाला ड्रग तो अब ये एंजाइम ही डीएक्टिवेट हो गया, तो अब ये इस ड्रग के ऊपर काम नहीं करेगा। क्लियर है? फर्स्ट पास ये हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा और पढ़ना समझना हमको यहाँ पे। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या प्री सिस्टमेटिक है ना, ब्लड में जाने से पहले जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है। इट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, ये हम जानते हैं, फटाफट रीड करते हैं। इट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग द पैसेज फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब एब्जॉर्प्शन से जहां ड्रग एब्जॉर्ब हुई है और ब्लड में जाने के बीच में लिवर से होती हुई गुजरती है, तो वो जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑल ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स आर एक्सपोज टू ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम इन द इंटेस्टाइनल वॉल एंड लिवर। जितना भी ड्रग हमने ओरली ले रखा है उसको कहीं ना कहीं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरना पड़ता है, या तो लिवर के या इंटेस्टाइनल वॉल के। वेयर दे फर्स्ट रीच थ्रू द पोर्टल वेन, जहां वो कैसे पहुंचते हैं, पोर्टल वेन की हेल्प से, ये बात हमको पता है। प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म इन द गट एंड लिवर कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग थ्रू द सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल और पैरेंटल रूट्स। ये बात भी हमको पता है कि अगर हम लोग इसको रोकना चाहते हैं तो ड्रग को हम लोग क्या करें, डायरेक्ट हमारी ब्लड में पहुंच जाएगी इस तरीके से। तो डायरेक्ट ब्लड में पहुंचने के लिए या तो सबलिंगुअल देंगे जीभ के नीचे, या ट्रांसडर्मल देंगे, या पैरेंटल दे देंगे, इंजेक्शन के थ्रू दे देंगे। द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिफर फॉर डिफरेंट ड्रग, ये अलग अलग ड्रग के लिए अलग अलग होता है। एंड इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ ओरल बायो अवेलेबिलिटी, कितना ड्रग हमारी बॉडी में पहुंचेगा ये कहीं ना कहीं उसके ऊपर असर डालता है। A drug can also be excreted as such into bile। ठीक है, जो ड्रग है ऐसा का ऐसा ही बिना बायो ट्रांसफॉर्मेशन के ही बाइल में जाकर के डायरेक्ट बॉडी से बाहर जा सकता है। द हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो, अब बात समझना जरा है, यहां से इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला जस्ट इंट्रो पुराना याद दिलाने के लिए था, यहां से है। द हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो, एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालना, ER, ये ER है और ये लीवर जो रहेगा ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ER लिवर ऑफ अ ड्रग इज द फ्रैक्शन। ER लिवर से क्या समझोगे, ER जैसे लिवर यहां लिखा है तो यहां पे ER लिवर क्या होता है, ऑफ ए ड्रग इज द फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्ब ड्रग, कितना ड्रग एब्जॉर्ब किया है बाय द लिवर फ्रॉम रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है ना, तो यहां पे क्या कह रहा है कि देखो हेपेटिक ब्लड फ्लो कितना लेके आया, लिवर ने कितना क्लियर कर दिया, तो क्लियर कितना कर देगा उसको टोटल से डिवाइड कर देंगे तो ER लिवर आ जाएगा। ठीक है ना, फिर से समझ लेते हैं। द हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो ऑफ ए ड्रग इज द फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्ब ड्रग प्रिवेंटेड बाय द लिवर, जो ड्रग एब्जॉर्ब हुई है लिवर के द्वारा रोक दी गई है फ्रॉम रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। रेशियो होता है, ठीक है ना, कितना रोक दिया गया उसका रेशियो है ये टोटल, और कितना रोका गया। आगे आते हैं, तो इस तरीके से भी क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क पड़ गया। डिजीज की बात करें, मैनी डिजीज स्टेट ऑल्टर मतलब बदल देती हैं मेटाबॉलिज्म, स्पेशली दोज अफेक्टिंग द लिवर। कई सारी डिजीज ऐसी हैं जो लिवर के मेटाबॉलिज्म में आके चेंज कर देंगी। ठीक है, सॉरी, कई डिजीज ऐसी हैं जो लिवर को अफेक्ट करती हैं, लिवर अफेक्ट होगा तो मेटाबॉलिज्म अफेक्ट कर जाएगा। एग्जांपल है एम्लोडिपिन क्लियरेंस डिक्रीजेस विद हेपेटिक डिजीज। ठीक है ना, एम्लोडिपिन का क्लियरेंस गिर जाता है हेपेटिक डिजीज से। फिर कह रहा है एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, लिवर के बाहर की चीजें। अदर टिश्यू आल्सो पोजेस सिग्निफिकेंट ड्रग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, लिवर के अलावा है ना, अपने स्किन है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, एक्स्ट्रा हेपेटिक बोल दिया जाता है। टिश्यूज में कंटेन डिफरेंट आइसो एंजाइम। ठीक है ना, देखो आइसो एंजाइम कंफ्यूज मत कर देना, ये भी एंजाइम होते हैं, ये भी क्या है, जैसे कि आइसोमर्स होते हैं ना, सेम एंजाइम। ठीक है, उसी तरह आइसो एंजाइम, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वैसे क्या है ये आइसो एंजाइम्स है। टिश्यू इंक्लूड लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, स्किन और ब्रेन, यहां पे हो रहा है। सम ड्रग्स आर गिवन वाया डिफरेंट रूट्स, कुछ ड्रग्स अलग अलग रूट से दिए जाते हैं। स्किन, देयरफॉर देयर मस्ट बी ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम हियर, कुछ ड्रग्स जो अलग अलग रूट से दिए जा रहे हैं, जैसे मान लो किसी को स्किन लगा दिया यहाँ पर और थोड़ी सी एब्जॉर्ब हुई है, तो यहाँ पे पक्के से क्या होना चाहिए, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होने चाहिए, अदरवाइज वो ड्रग वहां से हटेगी नहीं। एग्जाम्पल ऑफ दिस एंजाइम FMO एंड CYP1A1 इन लंग्स, ये लंग्स में पाया जाता है। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज CYP3A4 ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज इन इंटेस्टाइन, ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज इन इंटेस्टाइन। बात समझ में आई? तो ये थोड़े से एग्जांपल दे दिया कि इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम है, नाम मत याद रखना, केवल यहाँ समझाने के लिए बता दिया मैंने। लंग्स और इंटेस्टाइन में भी एंजाइम पाए जाते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं या बायो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं। क्लियर है बात? ये बात समझ में आई? तो ये हमारा चैप्टर था
बायो ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के यहाँ पे सारी बातें डिस्कस हो गई हैं। और अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा अपने ऐप को लेकर के। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में, वहां से आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है। ठीक है, लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है उसमें नया एग्जाम पैटर्न है। ठीक है ना, उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं। ठीक है, प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की। अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग। मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है। हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं MCQ क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये MCQ क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे। ठीक है ना, मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे। ठीक है ना, तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया है। और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी। ठीक है ना, जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी। यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो MCQ तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और MCQ जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें।
ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पा लोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।